आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यह फॉर्मूला हम लोग कूलॉम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। यहाँ पर आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन सीख रहे हैं और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चार्ज वायर स्ट्रेट वायर दिखाया है और मैंने इसके इंड को यहाँ पर क्लियर नहीं किया है क्योंकि इसका इंड जो है फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट है, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दे दिया है। मैं आपको एक बात और भी बताऊं, यह वायर इनफाइनाइट लॉन्ग का है। इस वायर का यूनिट लेंथ का चार्ज, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, यह लेमडा है। इसका टोटल चार्ज इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसका टोटल चार्ज भी इनफाइनाइट होगा और वो चार्ज हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो देख सकते हैं इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम लोग को आज गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकालना है। और गॉस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। हम लोग जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं वो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिया हुआ नहीं है तो हमको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। आप लोग पहले ही मैं बता चुका हूं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर P पॉइंट से पास करता हुआ R रेडियस का हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन करेंगे। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है R होगा और इसका लेंथ भी हम लोग कुछ ले लेंगे। इसके लेंथ को हम लोग L एज्यूम कर लेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन तरह के सरफेस हैं। यहां पे ऊपर में सरफेस है प्लेन सरफेस, इसके एरिया वेक्टर को हम लोग वेक्टर A1 मान लेंगे। आप जानते हैं कि किसी गॉसियन सरफेस के लिए, जो कि एक क्लोज सरफेस होता है, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो है वेक्टर A2 होगा। यहां पर यह जो कर्व सरफेस है इसके एरिया को हम लोग A3 मान लेंगे और इस P पॉइंट पर का जो स्मॉल एरिया वेक्टर होगा उसको हम लोग वेक्टर DA3 से दिखाएंगे, जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस कर्व सरफेस के पूरे एरिया के लिए एक एरिया वेक्टर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन होगा। अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण पूरे कर्व सरफेस A3 के लिए एक एरिया वेक्टर नहीं दिखाएंगे, बल्कि हर स्मॉल एरिया वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो P पॉइंट पर का जो स्मॉल एरिया वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन को हम लोग आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाएंगे, जो कि वेक्टर DA3 होगा। अब गॉस थ्योरम को यहां पर अप्लाई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए। हम लोग बारी बारी से तीनों सरफेसेस का फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद उन तीनों फ्लक्सेस को ऐड करके इस क्लोज सरफेस का, इस गॉसियन क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्लक्स लिंक टू सरफेस A1। फ्लक्स लिंक टू एरिया A1। इस फ्लक्स को हम लोग φ1 एज्यूम कर लेंगे। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यहां पे φ1 है तो इसलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर A1 हो जाएगा। आप जानते हैं यहां पे देख लीजिए वेक्टर A1 और वेक्टर E के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA1 cos, अब दोनों के बीच का एंगल A1 और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 लिखेंगे और ये इक्वल में हो जाएगा 0। अब इसी तरह से हम लोग A2 एरिया से लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड टू एरिया A2। इस फ्लक्स को हम लोग φ2 इमेजिन कर लेंगे और देखिए φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A2, ये इक्वल में हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेक्टर A2 और वेक्टर E दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे EA2 cos 90 और ये भी इक्वल में हो जाएगा 0। अब हम लोग जो कर्व सरफेस है A3 इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। देखिए यहां पे इस फ्लक्स को हम लोग
फाई 3 मानेंगे। अब देखिए फाई 3 जो है डी फाई 3 के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। यहाँ पर A3 का फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि A1 जो है एक प्लेन सरफेस था, इसका एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में था, A2 भी एक प्लेन सरफेस था, एक एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में था। तब जबकि ये जो A3 जो है एक कर्व सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए पूरे एरिया का एक बार में फ्लक्स ना निकालकर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से फ्लक्स निकालेंगे। अब देखिए डी फाई 3 है, तो फाई 3 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर A3, और यहाँ पे चूंकि डी फाई 3 है तो इसलिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA3 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ई DA3, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर DA3 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच क्या आएंगे 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा, तो फिर ये इक्वल में हो जाएगा ई DA3। ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर में इंटीग्रेशन में होगा DA3 ई, और आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो DA3 का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा A3 ई। A3 क्या है, A3 इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस का एरिया, और कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई RL। तो यहाँ पे हम लोग A3 की जगह पे लिखेंगे 2 पाई RL, और ये इक्वल में हो जाएगा 2 पाई RLE। अब हम लोग इन तीनों फ्लक्सेस को ऐड करके इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि तीनों सरफेसेस से लिंक्ड फ्लक्स हमने निकाल दिया। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन तीनों फ्लक्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। आप जानते हैं कि फाई 1 हम लोग को 0 आया था, फाई 2 भी 0 आया था, और फाई 3 जो है 2 पाई RLE आया था। तो ये इक्वल में हो जाएगा 2 पाई RLE। इसको हम लोग मान लिए सेकेंड। अब देखिए कि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, तो टोटल फ्लक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इनटू 1/ε0। तो हम लोगों को अब इनसाइड का चार्ज निकालना है, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस वायर का कितना लेंथ इनक्लोज हो रहा है, तो L लेंथ। यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लेमडा, तो L लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा L लेमडा। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आप पढ़े हुए हैं चार्ज इज इक्वल टू लेंथ इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लेमडा, और कितना लेंथ वायर का अंदर में इनक्लोज्ड है L, तो इसका इनसाइड का चार्ज कितना हो जाएगा L लेमडा। इसको हमने एज्यूम कर लिया थर्ड। अब हम लोगों के पास टोटल अरेंजमेंट हो चुका है कि अब हम लोग गॉस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज, कहां का चार्ज, इनसाइड का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज का कितना 1/ε0। टोटल फ्लक्स हम लोगों को कितना आया है गॉसियन सरफेस का, आप देख सकते हैं 2 पाई RLE। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई RLE, और इज इक्वल टू आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, इनसाइड का चार्ज कितना है यहाँ पे L लेमडा इनटू 1/ε0। आप देख सकते हैं L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई ε0 R। तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम अप्लाई करके किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा बाई 2 पाई ε0 R। मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं कि यह जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है यह इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। अगर स्ट्रेट वायर फाइनाइट लॉन्ग होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बनाकर बताऊंगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड के सिलेबस से बाहर का टॉपिक है। तो ये जो है फॉर्मूला हम लोग का निकल चुका है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।